आपको लगता है कि ऐसा है, कहीं ना कहीं ऐसी भावना है कि धर्म विशेष के साथ में नाइंसाफी होती है मुसलमानों के बुलडोजर साथ? कैसे चल रहे हैं आपने देखा नहीं मध्य प्रदेश में? ये जो जुल्म हो रहा है कई जगह हो रहा है, कई मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। वो जो चाहे कह दें, अब उनके हिसाब से अगर मैं उनके लिए सोचने लगा या उनकी बातों सोचने, तो मेरा काम कौन करेगा? जिस भी व्यक्ति को परेशानी हो उसकी जाति धर्म पूछे बगैर उसके साथ खड़ा हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये आपका बयान और आपकी मांग काफी पॉपुलर हुई लोगों के लिए। तो मेरा काम है, अगर कोई गलती करेगा तो उससे लड़ूंगा। देखिए 14 के बाद माहौल बदला है खुले तौर पर। मैं फिर आपसे कहूंगा, बीजेपी हमेशा से यही पॉलिटिक्स करती है। लोकतंत्र में रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेता, जनता जिसको वोट देती है। योगी आदित्यनाथ हमारे सूबे के मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल फेल है। अखिलेश यादव अच्छे साथी मेरे साथ पार्लियामेंट में है। आपका पसंदीदा भोजन और फिल्म? मैं तोरी खाता हूँ, मुझे बड़ी पसंद है तोरी। भय खत्म करने के लिए जब आप जैसे लोग आवाज उठाते हैं तो उन्हीं को कटघरे में बीजेपी खड़ा करती है। क्या बीजेपी के फर्क नेता पड़ता है? बीजेपी कोई ईश्वर है क्या? मैं मानता हूं कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ये सब संगठन के जरिए होता है। जिस चेंज के लिए, जिस परिवर्तन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वो बिना राजनीतिक शक्ति के नहीं हो सकता। केंद्र सरकार इसके लिए इतनी संजीदा दिख क्यों नहीं रही है? और हमारे लोग सत्ता में आ जाएंगे तो हम लोग इसको करवा देंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में आपने कोशिश की कि गठबंधन हो, सीटें मिले। सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको सत्ता से हटाया जाए, लेकिन शायद वो लोग इस बात पर सहमत नहीं थे। तो वोट तो आप समझिए ना, करोड़ों रुपए से ज़्यादा कीमती, इसको देने से पहले एक आदमी 1000 बार सोचता है। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए संघर्ष करते हुए एक ऐसा नाम जिसे लोग शख्स के तौर पर जानते थे, मगर उन्होंने खुद को शख्सियत की श्रेणी में स्थापित कर दिया है। एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी आवाज और दबे कुचलों की आवाज उठाने के एवज सत्ता पक्ष ने, सरकार ने उनको जेल के सलाखों के पीछे डर कर डाल दिया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने खुद को लोगों के लिए समर्पित कर दिया और अब उन्हें बहुत छोटी सी उम्र में ऐसी कामयाबी मिली है जिसकी चर्चा न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में और विश्व में भी हो रही है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आज की इस खास मुलाकात में हमारे खास मेहमान हैं आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक और मौजूदा वक्त में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी। स्वागत है आपका चंद्रशेखर आज़ाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, आपने पिछले 10-12 वर्षों में जिस तरीके से संघर्ष किया और उसका परिणाम जिस अंदाज में आया, महज 37 वर्ष की उम्र में आप देश में राष्ट्रीय स्तर पर आपने जो पहचान बनाई बतौर एक सांसद अब आप हैं। 2024 के चुनाव के नतीजे के पहले और चुनाव के नतीजे के बाद फीलिंग में कोई बदलाव आई, कोई एहसास में? देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले तो अपने महान पुरुषों का, इनकी विचारधारा में हम लोग काम करते हैं, और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ मेरे नगीना लोकसभा क्षेत्र की महान जनता का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। मैं 2013-14 से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। एक लंबा समय बीत गया जब मैंने और मेरे साथियों ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया। भारतीय राजनीति की शक्ति और शक्ति से परिवर्तन, ये नारा मैं लंबे समय से सुनता आया। जिस चेंज के लिए, जिस परिवर्तन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वो बिना राजनीतिक शक्ति के नहीं हो सकता। जब हमने शुरू किया था तो कोई राजनीतिक सोच दूर से दूर तक दिमाग में नहीं थी। समय परिस्थिति ऐसी आई कि फिर ये राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की भावना भी पैदा हुई। आंदोलन में इस बात का निर्माण हुआ कि हमें राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में लेनी। कोई दूसरा आदमी राजनीतिक शक्ति लेके अपने हाथों में अपने तरीके से काम करता रहे, उससे हमारे लोगों का भला नहीं हो सकता। तो अगर हमें अपने लोगों का भला करना है तो राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। अब तो आपके पास में राजनीतिक शक्ति भी आ गई है, सांसद बन चुके हैं और बहुत बड़ी मार्जिन से आपने एक ऐसी पार्टी को हराया जिसकी पार्टी के मुखिया ने वहाँ से करियर की शुरुआत की। बीजेपी सेकंड नंबर पर रही, सपा जिसके साथ आप गठबंधन चाहते थे थर्ड नंबर पर गई, बीएसपी को महज 13,000 वहाँ से वोट मिले। मगर प्रदेश तक तो ठीक था, वहाँ के विरोधियों को आपने डराया धमकाया अपने राजनीतिक शक्ति के तौर पर, अपने समर्थकों के आवाज़ के साथ। दिल्ली में आप एक हुंकार भरते हैं और लोग देश से चले आते हैं, दलित समाज के लोग, ओबीसी के लोग। पैर, मैं देख रहा था कि पैर रखने की जगह स्टेडियम में नहीं दिखी आपके एक बुलावे पर। ऐसा क्या जादू आपने बांधा? जितने लोग स्टेडियम के अंदर थे, जिन लोगों ने कवर किया है,
उससे कई गुना लोग स्टेडियम के बाहर थे, सड़कों पे थे, क्योंकि स्टेडियम छोटा हो गया था। और स्टेडियम में भी कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए थे, मुझे तो इस बात का भय था, जिस पर मैंने पुलिस के साथियों को डांट भी लगाई कि कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। मैं मानता हूँ कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ये सब संगठन के जरिए होता है। वो सब लोग मेरे बुलाए पे नहीं, वो सब लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बुलाए पे, और जो संगठन हमारा बूथ का, सेक्टर का, नगर का, विधानसभा का, जिले, मंडल, जोन, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी पार्टी की संगठन है, हमारी कोर कमेटी के लोग, हमारे तमाम प्रदेशों के लोग, हमारे जो साथी बूथ अध्यक्ष के बाद जो ग्राम अध्यक्ष, जो हमारा भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का संगठन है, ये उनकी संयुक्त शक्ति है। हम जब कुछ चीज़ तय करते हैं तो अकेला आदमी तय नहीं करता, पूरे संगठन के कोर कमेटी के लोग मीटिंग करके तय करते हैं। कोर कमेटी के लोगों ने तय किया कि हम 11 तारीख को एक बड़ी रैली करके जो है अपनी बात को रखेंगे। रैली रामलीला स्थल पे तय हुई, लेकिन पता लगा, मैं बाहर चला गया इसी बीच में, तो पता लगा कि परमिशन उन्होंने नहीं दी है। अचानक से 2 दिन पहले कार्यक्रम स्थल बदलना पड़ा, क्योंकि मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी रिपोर्ट होगी कि कोई सा ग्राउंड वो हमें दे दें, वो ग्राउंड भरना ही भरना है। तो बहुत बड़ा जो है, बड़ी संख्या में ये वो योद्धा थे जो अपने समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो कमज़ोरों, किसान, कमेरे, नौजवानों, महिलाओं, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जहां लोगों पैसे पे भीड़ बुलाते हैं, वहां ये बहादुर योद्धा मेरे संदेश पे अपना काम छोड़कर और अपने पैसे से अपने खाने की व्यवस्था करके चले आते हैं, और रूखा सूखा खा के साधारण से साधारण जगह पर आराम करके बसों, ट्रेनों और तमाम साधनों का प्रयोग करते हुए मेरे बुलावे पर आते हैं, क्योंकि वो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी भरोसा करते हैं, और उनको भी भरोसा है। और आपने वहाँ से केंद्र सरकार को एक ऐसी चुनौती दी और एक ऐसी चेतावनी दी कि साहब ये मांगे तो पूरा करना ही पड़ेगा, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो दम है ये संघर्ष का दम है, और ये जो चुनौती है ये पूरे बहुजन समाज की तरफ से मैंने उनको दी है कि आप जातिगत जनगणना कराइए, बैकलॉग भरिए, आरक्षण की सीमा बढ़ाइए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के आरक्षण की सीमा बढ़ा के इनको उपयुक्त आरक्षण की व्यवस्था कराइए, तमाम जो है रिजर्वेशन इन प्रमोशन की व्यवस्था SC/ST OBC के लिए कीजिए, जो भी जो है इनके हक अधिकार सरकारें इन तक नहीं पहुंचा रही उसको पहुंचाने का काम कीजिए। और भी बहुत सारी मांगे हैं, चाहे वो मंडल कमीशन की सिफारिशों की बात हो, किसानों को MSP की बात हो, या नौजवानों के लिए रोजगार की बात हो, तो सब विषय पर हमने बातें उठाई। और हमारा प्रयास है कि जो जनता की मांग है, ये मेरे अपने परिवार के लिए मांग नहीं है, ये मांग जो नौजवान इस देश में बेरोजगार घूम रहा है और पढ़ लिख के परेशान है, ये उनके हितों की मांग है। मैंने और भी बहुत सारी मांगे ऐसी उठाई हैं जिसको मैं समझता हूँ वो जिस दिन ये मांगे, यानी कि जिस विचार पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो पॉलिसी हमारी पार्टी के पास है, अगर वो पॉलिसी इस देश में लागू हो जाएगी तो एक बहुत बड़ी समस्या और एक बहुत बड़ी जो जेब पे डाका पड़ता है गरीबों की, वो जेब से डाका जो है वो पड़ना बंद हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। केंद्र सरकार इसके लिए इतनी संजीदा दिख क्यों नहीं रही है? जातीय जनगणना के लिए हीला हवाली ही देखने को मिल रहा है। बिहार में सरकार में होते हैं नीतीश की पार्टी के साथ में बीजेपी, तो वहाँ हो जाता है, लेकिन केंद्र स्तर पर बीजेपी के लोग समझदार हैं। जहाँ ये मांग उठती है उनको लगता है जन भावना उस तरफ है, तो वो वहाँ उसका समर्थन कर देते हैं। फिर सेंट्रल लेवल पे जहाँ वो बैठे हैं वो इस बात की गंभीरता को समझते हैं कि इससे होगा क्या। कल जब देश ये जानने का प्रयास करेगा कि लंबे समय से कौन लोग हैं जो हक अधिकारों से वंचित है और उनको क्यों उनको जो है इस देश में टैक्स देने के बराबर का टैक्स देने के बाद भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था भी नहीं हो रही, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था भी नहीं हो रही है, अच्छी पढ़ाई अच्छे इलाज की व्यवस्था भी नहीं हो रही है, तो फिर वो कल सवाल पैदा करेंगे। इसलिए सरकार इस जनगणना से डरती है। लेकिन डरने से क्या होगा? जो बुनियादी काम है वो तो होना ही है। भाई अगर कोई हमारी कामयाबी से डरता है तो डरता रहे, लेकिन हम लोग ये सोच के कि कोई डरता है तो हम कामयाब होना छोड़ दें तो सत्य नहीं है। तो हमारा काम है अपनी मांग को उठाना। आज सरकारों में वो लोग बैठे हैं, हम उनसे मांग कर रहे हैं सड़कों के माध्यम से। कल जनता उनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी और हमारे लोग सत्ता में आ जाएंगे तो हम लोग इसको करवा देंगे। जी, तो आप कहते हैं कि शक्ति होना चाहिए, सत्ता में भागीदारी, उसके बाद में समाज में बराबरी और इंसाफ की लड़ाई मजबूती से लड़ सकते हैं। खुद को और मजबूत करने के लिए अपने पार्टी को
आने वाले दिनों में क्या इंडिया गठबंधन के साथ में कोई विकल्प हो सकता है, रास्ता हो सकता है? आप हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी जेजेपी के साथ आपके वहाँ गठबंधन है। जेजेपी के साथ हमारा अलायंस है, और जिस अलायंस की बात आप कर रहे हैं उनके दल उस अलायंस के साथी किस तरह से अलग अलग लड़ रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं। भाई एक उनका जो यूपी के साथी हैं वो जम्मू कश्मीर में अलग लड़ रहे हैं, एक उनके जो हैं जो दिल्ली के साथी हैं वो हरियाणा में अलग लड़ रहे हैं। तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि हर पार्टी अपने लोगों के अधिकारों की, जो उनके अधिकार उनके लोगों को मिलने चाहिए उनका सवाल खड़ा करेगी और अपनी हिस्सेदारी की बात करेगी। जब वो हिस्सेदारी आप नहीं दोगे तो फिर वो अपना अलग रास्ता इख्तियार करेगी। ऐसा ही इस अलायंस के साथियों के साथ मैंने आपस में महसूस किया। मैं किसी को नहीं कहता कोई किसी के वोट काट रहा है, लेकिन ये कड़वा सच है कि जब आप हिस्सेदारी नहीं दोगे और जब आप उनके लोग अधिकारों की रक्षा नहीं करोगे, जैसे हमारे इशूज़ हैं, अगर आप हमारे इशूज़ को, वो जो हमारे इशूज़ हैं अगर वो आपके मैनिफेस्टो में नहीं है, आपके इशूज़ नहीं है, तो फिर हमें अपने इशूज़ तो उठाने पड़ेंगे। जैसे हम जातिविहीन समाज की बात करते हैं, किसी पार्टी के एजेंडे में जातिविहीन समाज नहीं है, क्योंकि जाति के आधार पर जहाँ दंड भी सहना पड़ता है, अपमान भी सहना, वहाँ जाति का प्रिविलेज भी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हरियाणा में आज़ाद समाज पार्टी जो पहले अपने बलबूते लड़ रही थी, फिर जेजेपी के प्रस्ताव पे हमने अलायंस किया और हम मजबूती से अपने सीटों को लड़ रहे हैं। हमारा विश्वास है कि जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी का अलायंस इस बार सत्ता की चाबी उनके हाथ में होगी और उस चाबी के जरिए हरियाणा में रहने वाले किसान, कमेरे, नौजवानों, महिलाओं और तमाम जो उपेक्षित वर्ग हैं या वो भी जो सक्षम वर्ग है उनकी भी जो समस्या होगी, उनके हितों के लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे, उनके लिए पॉलिसी बना के उनको लाभ देने का काम करेंगे। हमने देखा अब चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन की बात रही हो अब या लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ, 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में आपने कोशिश की कि गठबंधन हो, सीटें मिलें, लेकिन सपा तैयार नहीं हो पाई उस पर। 2024 में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रही। क्या मानते हैं कि वो आपको लेकर के उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत नहीं चलना चाहते हैं जो आपकी मांगे हैं, या वो आपको अभी बहुत राजनीतिक तौर पर छोटा समझ रहे थे इसलिए उतना महत्व नहीं दे पा रहे थे, अब उनको महत्व देना पड़ेगा? और मैं फिर इस बात को कहूँगा, ये तो उनकी सोच हो सकती है, मगर मैंने तो मध्य प्रदेश में देखा कि जो जिस अलायंस की बात आपने की, उस अलायंस के लोगों ने एक दूसरे पे खूब टीका टिप्पणी की जी। और टीका टिप्पणी क्योंकि अलायंस तब भी बन चुका था, फिर उन्होंने अलग अलग चुनाव लड़े। तो अलग अलग चुनाव लड़ना ये अपना अपना अधिकार। हाँ, मैंने भी कोशिश की थी 2022 में कि किस तरह का नुकसान का सामना विपक्ष को ना करना पड़े और सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको सत्ता से हटाया जाए, लेकिन शायद वो लोग इस बात पर सहमत नहीं थे। उनको अपने बारे में सोचना था, ना कि प्रदेश के बारे में। ऐसे ही 2024 में मैंने प्रयास किया था, तो फिर उन्होंने अपने बारे में सोचा और मैंने देश के बारे में सोचा। तो मैंने ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशी नहीं लड़ा है। मैंने यूपी में 2 सीटों पर प्रत्याशी लड़ा, एक में हम लोग जीते, दूसरे पे हमें 81,000 वोट मिले। अगर हम सभी सीटों पर प्रत्याशी लड़ाते तो परिणाम कुछ और होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि किस तरह से जो है हमें ये ध्यान रखना है कि देश को जो नुकसान हो रहा है और पॉलिसियों को जो नुकसान हो रहा है, जनता को जो नुकसान हो रहा है, किसानों को, महिलाओं पे जो असुरक्षा की भावना उत्तर प्रदेश में पैदा हो गई है, हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रख के आगे बढ़ना है। तो हम भले ही राजनीति में नहीं हैं, लेकिन जिम्मेदार हैं और भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लोगों के लिए चिंतित हैं, उनके अधिकारों के लिए चिंतित। ऐसे अगर सभी लोग इस तरह चिंता करें तो मुझे लगता है कि फिर इस तरह की स्थिति नहीं पैदा होगी। जी, 2022 की गलतियों से अखिलेश यादव हों या सपा हों या दूसरी पार्टियां सीख ले सकती थी, मगर 24 में शायद उन्होंने सीख नहीं लिया और आपके सामने उन्होंने प्रत्याशी उतारा या आपसे गठबंधन नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। तीसरे नंबर पर बीएसपी गई, सपा गई और उससे नीचे बीएसपी गई, महज 13,000 वोट। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि एकदम से अचानक रातों रात जनता ने आपको सराखों पे बिठाया नगीना में। देखिए, ये कोई जादू नहीं हुआ है, जनता ने हमारा काम देखा है, जनता ने हम पे भरोसा किया है। इसके लिए हमने उनके बीच में बहुत सारी मीटिंगें की हैं, अपनी बात रखी है, उन्होंने हमारी बात पे सहमति जाहिर की है। वोट करोड़ों रुपए से ज़्यादा कीमती है। आदमी जो भीख मांगने आता है उसको भी 2, 4, 10 रुपये देने से पहले सोचता है कि ये इस पैसे का करेगा क्या। तो वोट तो आप समझिए ना, करोड़ों रुपए से ज़्यादा कीमती, इसको देने से पहले एक आदमी 1000 बार सोचता है। आदमी जाते जाते मन बदल जाता है, घर से सोच के किसी को जाता है और वोट किसी को और को दे जाता है। तो हमने जो संघर्ष किया है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने, जिस तरह लोगों की लड़ाई लड़ी है, किसानों की, पहलवानों की, मुस्लिम भाइयों की,
दलित समाज के सब भाइयों की, सफाई कर्मचारियों की, महिलाओं के सम्मान की और ओबीसी समाज के लोगों की, 69 शिक्षक भर्ती की, एसएससी जीडी के बच्चों की, जिस तरह से हमने संघर्ष किया है तो उस संघर्ष से एक प्यार विश्वास पैदा हुआ है। उसी के आधार पर हमें वोट मिला है और इस प्यार विश्वास को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। लगातार पार्लियामेंट में हम लोग बुनियादी मुद्दों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं। जी, एक वक्त था जब अब दलित समाज के वोटों पर राजनीति करने वाले बीएसपी सुप्रीमो खुद को बहुत सक्षम समझती थी, मगर पिछले कुछ चुनाव में उनको बहुत हाशिए पर डाल दिया राजनीतिक तौर पर। उनके विकल्प के तौर पर आपको अब लोग, जनता और सियासतदान देख रहे हैं कि अब बीएसपी की जगह आज़ाद समाज पार्टी ने ले ली है। देखिए बहन जी तो हमारी हमेशा आदरणीय रही और हमेशा आदरणीय रहेंगी। वो तो हमारे लिए महापुरुष हैं और उनका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहा है। मेरा ये प्रयास है कि जो काम अधूरा रह गया है, क्योंकि वो भी कोई अपना काम नहीं कर रही थी, वो भी महापुरुषों के सपने को पूरा करने का काम कर रही थी। उनसे पहले माननीय काशीराम साहब भी इसी काम को पूरा कर रहे थे, उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर भी इसी काम को पूरा कर रहे थे। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का, जो माननीय काशीराम साहब का, जो माननीय बहन जी का काम अधूरा रह गया है, उस काम को तो पूरा करना ही है। क्योंकि अगर वो काम पूरा नहीं होगा तो वो जो सपने उन्होंने देखे थे महान पुरुषों ने, तो वो पूरे कैसे होंगे? उस आधार का जीवन कैसे आएगा हक वंचित समाज के लोगों के लिए? तो हम उन सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है आज नहीं तो कल जो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारा विरोध करते थे, वो भी आने वाले कल में हमारे बड़े समर्थक बन के इस आंदोलन में, जो महान पुरुषों के सपनों का आंदोलन, उसमें अपना योगदान देंगे, ऐसा मेरा विश्वास। बीएसपी कहीं न कहीं भटक गई है, इसलिए आपको पार्टी बनानी पड़ी, आपको आगे आना पड़ा। देखिए मैं समझता हूँ जो चीज़ पैदा हुई है उसको एक न एक दिन उसका पतन निश्चित है। ये चाहे व्यक्ति के साथ हो, जो आदमी पैदा हुआ उसको जाना है, या किसी वस्तु के साथ हो या किसी निर्माण के साथ हो। जितना काम बहन जी कर सकती थी उससे ज़्यादा उन्होंने किया, खूब योगदान दिया। जो काम बाकी रह गया है वो हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, इसलिए अपना काम कर रहे हैं। बहन जी ने जो समाज को दिया वो भी अतुलनीय है, लेकिन उससे आगे भी समाज को रहता है। अभी समाज की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई। अभी अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ, अच्छे जो है स्वाभिमान सम्मान का जीवन, जो हत्या, रेप, बलात्कार, तमाम तरह की जो उत्पीड़न होते हैं वो बंद नहीं हुए, वो वही है। अभी बुनियाद मतलब गैर बराबरी देश में चाहे जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो या फिर आर्थिक आधार पे हो, ख़त्म नहीं हुई है। तो अभी तो बहुत काम बाकी है, तो हम भी कर रहे हैं। जो बच जाएगा वो आने वाली पीढ़ियाँ करेंगे, हमें आने वाली पीढ़ियों को भी तैयार करना है। 2012 में 7 से 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने चलाया, मायावती जी ने। आपको लगता है कुछ गलतियां ऐसी हुई उनसे जिसकी वजह से लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया? ऐसे तो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के लोग सत्ता में रहे। अब कांग्रेस के पार्टी के लोगों को कई जगह जनता ने अवसर नहीं दिया। ये तो जन भावनाओं के साथ है और जनता पॉलिसी के साथ जुड़ती है, पॉलिसी के साथ जुड़ती है। देश में जाति है, जाति के आधार पर आदमी फैसले लेता है, बहुत सब चीज़ें हैं। उन्होंने अगर कुछ गलत किया है या सही किया है, इसका फैसला तो जनता ने करना है। बीच में जैसे लोकसभा चुनाव के बीच में आकाश आनंद को लेकर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, बाद में अचानक से उस फैसले को वापस ले लिया, उस पर बहुत सारे सवाल उठे उन पर। ये भी उनकी पार्टी पॉलिसी हो सकती है। मैं जिस पार्टी में नहीं हूँ उस पार्टी के बारे में क्या कह सकता हूँ? उन्होंने क्यों उनको जो है इस तरह से हटाया और क्यों दोबारा बनाया, ये तो उनके घर की बात है। तो ये वो बेहतर अपने घर में जानते होंगे कि वो क्या कर रहे हैं। मैं तो उनके लिए मंगल कामना ही कर सकता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, जो काम करना चाहते हैं उसकी कोशिश करें। जी, आप सभी तबके के लोगों के, सभी समाज के लोगों की बात करते हैं। क्या ये बातें बीजेपी को पसंद नहीं आती हैं? आपका एक बयान वायरल हो रहा था और उस पर बीजेपी के कुछ नेता आपको अब सनातन विरोधी होने तक का टाइटल देने लग गए थे और कई सारे लोग मुस्लिम से जोड़ करके आपको, आपके बारे में कहने लग गए थे। आपने तो सबके हक और न्याय के लिए बात की थी, कांवड़ और ईद और बकरीद की बात ही तो आपने की थी कि जैसे उनको मोहलत मिलती है अगर आधे घंटे के लिए मुसलमानों को मिले। बीजेपी हिंदुत्व का सर्टिफिकेट लेकर घूमती है और कुछ पार्टियां सेकुलर पार्टियों का सर्टिफिकेट लेकर घूमती हैं। ना मुझे उनसे सेकुलर पार्टियों के सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना किसी दूसरी पार्टी से हिंदुत्व की ठेकेदारी की सर्टिफिकेट की जरूरत है। मैं भारत में जन्मा हूँ, भारत का नागरिक हूँ, भारत के अंतिम व्यक्ति की भावनाओं की भी कदर करता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। और अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी या किसी का हक मारा जाएगा तो इंसान होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके हक की आवाज़ उठाऊं। अगर मैं ये भी नहीं कह सकता तो फिर मैं मानता हूं कि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती,
जिसका ज़मीर मर जाता है वो भी मर जाता है। हक की बात कहने में, सत्य बात कहने से, और किसी की परेशानी या किसी की समस्या पे उसकी मददगार बनने में, उसकी आवाज़ उठाने का काम जो कि इंसानियत काम है, इसको करने से मैं कभी पीछे नहीं हटता। अगर भविष्य में भी कोई गैर बराबरी या किसी तरह का जो है नाइंसाफ़ी किसी के साथ होगी, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हों, सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, ईसाई हों, या वो बिना किसी धर्म को मानने वाले लोग भी हों, अगर किसी के साथ भी देश में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे अगर कोई गैर बराबरी और नाइंसाफ़ी होगी तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करूँगा, क्योंकि मैं भारतीय संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ और मैं संविधान के आधार पे सबकी धार्मिक जो है, जो स्वतंत्रता है, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की जो स्वतंत्रता है, सामाजिक और जो जिम्मेदारियां, मैं उनके प्रति भी जागरूक हूँ और वकील होने के नाते मैं अपने अधिकारों को जानता हूँ। मेरा विरोध करना आसान है, क्योंकि राजनीति में आदमी एक दूसरे का विरोध करता है, लेकिन हमारी तरह संवैधानिक रूप से काम करना ये कोई आसान काम नहीं। जी, अभी आप उस बयान पर कायम हैं कि साहब अगर 15 दिनों तक कांवड़ यात्रा निकलती है, रोड पर उनके लिए अलग से व्यवस्था होती है, तो ईद बकरीद 2 दिन के लिए 15-15 मिनट, आधे घंटा का समय मोहलत देना, ये सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कर रही है, ये होना चाहिए। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, पहली बात, मुस्लिम समाज के लोग सड़क पे नमाज नहीं पढ़ते हैं। दूसरी बात, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जब हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा जाता है और धर्मों की धार्मिक, तो मुस्लिम धर्म की भी धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा जाए। अगर उनका भी कोई कार्यक्रम है तो उनको भी पर्याप्त सुरक्षा और सुविधा मुहैया करा जाए, क्योंकि वो भी बराबर का टैक्स देते हैं। उनको भी सम्मान का जीवन जीने का और अपने धर्म को मानने की आज़ादी देश में होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसा कुटाराघात होता है तो फिर इस पर सवाल वाजिब होता है। मेरे सवाल को जितने लोगों ने सुना, मेरी बात को जितने लोगों ने सुना, अगर आप व्यू लोगे तो 99% लोग उसको सही करेंगे। 1% जो कट्टरपंथी लोग हैं जिस भी धर्म में, वो उस बात पे इधर उधर की बात करेंगे, उलझाने की बात करेंगे, वरना 99% देश के जो पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैं वो लोग उस बयान को सुन के कहेंगे कि ये बिल्कुल न्याय संगत, तर्क संगत और विधि के अनुरूप बात की गई है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। जी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश समेत ज़्यादातर राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है। आपको लगता है कि ऐसा है, कहीं ना कहीं ऐसी भावना है कि धर्म विशेष के साथ में नाइंसाफ़ी होती है मुसलमानों के साथ? बुलडोजर कैसे चल रहे हैं आपने देखा नहीं? मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले FIR होती है, बुलडोजर चल जाता है, घर पूरा तोड़ दिया जाता है, गाड़ी निकालने की छूट नहीं दी जाती है। ये जो जुल्म हो रहा है कई जगह हो रहा है, कहीं मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कहीं जो है धार्मिक रूप से जो है ट्रेनों में लोगों की पिटाई की जा रही है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है और तमाम तरह के हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर यही हिंदुओं के साथ होता तो मैं उनकी आवाज़ भी उठाता, लेकिन ये जानबूझ के सरकार के एजेंडे को मजबूत करते हुए मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के तौर पे किया जा रहा है, तो मैं इसको कंडम करता हूँ जोर शोर से। और मैंने पार्लियामेंट में भी इसकी आवाज़ उठाई, पार्लियामेंट के बाहर उठाई है। भविष्य में पार्लियामेंट में जब मौके आएंगे तो मैं इस बात को जोर शोर से उठाऊंगा। मैंने वक्त पे भी अपनी बात रखी। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर का कल्चर को लेकर, न्याय को लेकर के सख्त टिप्पणी की, रोक लगाई उस पर। देखिए, आपको याद होगा मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने का एक प्रकरण चला था, फिर ऐसे ही बुलडोजर वाला प्रकरण आया, दोनों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते रोक लगाई। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सनातन विरोधी हो गया, या सुप्रीम कोर्ट में हिंदू धर्म के बैठे जज ये सनातन विरोधी हो गए? जो भावना आपने प्रकट की, लगभग वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने वही भावनाएं प्रकट की है। जो भी न्याय पसंद व्यक्ति होगा, जो अपने देश के प्रति और हर सभी का धर्मों का सम्मान करते हुए संविधान के रूप में बात करेगा, वो यही बात करेगा जो मैं आपसे कर रहा हूँ। कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ लोगों को भय लगता है, वो नहीं बोल पाते, लेकिन ना हमें डर है ना भय है। हक की आवाज़ उठाने में किसी तरह के भय की जरूरत नहीं है, चाहे आपकी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन जब बात सच्चाई की आए तो सच बात आदमी को कहनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया, मेरे गुरुओं ने मुझे ये सिखाया। जी, देश में भय का माहौल है कुछ। कई बार लोग, मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग कहते हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी भी इस बात को उठाते हैं, है अभी मानते हैं इस माहौल में? आपको क्या लगता है? हम तो स्पष्ट कर चुके, रोज कहते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं लगता तो जिस दिन कोई भीड़ आपके ऊपर हमला करके धर्म के नाम पे आपका नाम पूछ के, मजहब पूछ के जब आपके साथ आतंक करेगी तो आपको एहसास हो जाएगा। तो भय खत्म करने के लिए जब आप जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं तो उन्हीं को कटघरे में बीजेपी खड़ा करती है, बीजेपी के नेता। बीजेपी कोई ईश्वर है क्या? बीजेपी कोई खुदा है क्या जो बीजेपी से डर जाए? या बीजेपी के हिसाब से जो है बीजेपी विरोध करेगी तो बोलना बंद कर दें, ऐसी छूट दे दें कि तानाशाही करें, लोगों को डराएं धमकाएं? ये छूट देके क्या काम चल जाएगा?
क्या देश सबका नहीं है? एक धर्म के लोगों का है, ये एक पार्टी के लोगों का देश है? देश तो सबका है। देश में अगर कुछ भी होता है उसका असर देश के हर व्यक्ति पर पड़ता है। तो क्या भाजपा सत्ता में तो उनको छूट दे दी जाए कि वो कुछ भी करें और हम लोग गूंगे बहरे हो जाएं? ये काम और दल के लोग करते होंगे, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग नहीं करते। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग तो निडर होकर अपनी बात को रखते हैं और जो बात रखते हैं उस बात के साथ खड़े भी होते हैं, उस पर खड़े भी उतरते हैं। एक वक्त में मुलायम नेताजी के लिए लोगों ने प्रचार किया, पार्टी बीजेपी ने खास तौर पर मुल्ला मुलायम सिंह, आपके लिए भी कुछ वैसे शब्दों का प्रयोग बीजेपी के लोग करते हैं कि मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों के साथ में खड़े हैं, आपको भी एक मुस्लिम सपोर्टर कहने लग गए हैं? ठीक है, अब उनकी इच्छा है, वो जो चाहे कह दें। अब उनके हिसाब से अगर मैं उनके लिए सोचने लगा या उनकी बातों सोचने, तो मेरा काम कौन करेगा? मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं उनके बारे में सोचूं कि वो मेरे बारे में क्या करें। मेरे पास ये जरूर समय है कि देश भर में जो भी जुल्म जाति घटनाएं हो रही है तो उनका मैं संज्ञान लेकर उनमें जो मदद कर सकता हूँ करूँ, और जिस भी व्यक्ति को परेशानी हो उसकी जाति धर्म पूछे बगैर उसके साथ खड़ा हो, ये मेरी जिम्मेदारी। जब मैंने वोट मांगने गया तो मैंने किसी से कहा कि मुझे वोट मत दो, इस धर्म के लोग दो, उस धर्म के लोग मत दो। मैंने सभी से कहा कि आप मुझे मौका दो, और भविष्य में अगर मुझे और राजनीतिक ताकत मिलेगी तो मैं संवैधानिक दायरे में रहते हुए, संविधान के आधार पर सभी के लिए बराबरी की बात करते हुए पॉलिसी ऐसी बनाएंगे हम लोग कि सभी को, जैसे मैंने कहा, अब आप मुझे बताना मैं किसके करीब हूँ किसके खिलाफ हूँ, कि प्राइम मिनिस्टर से लेके राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री, स्टेट के मंत्री, विधायक, सांसद, प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान तक, क्लास 1 के अधिकारी से लेके मुख्य सचिव से लेके प्रमुख सचिव से लेके जितने सेक्रेटरी हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं, जितने टीचर्स हैं, जितने पुलिस के लोग हैं, एसएसपी हैं, जिले में डीएम हैं, तमाम चाहे 4th क्लास का कर्मचारी हो, सभी के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ये आपका बयान और आपकी मांग काफी पॉपुलर हुई लोगों के बीच में, लोग सराहना कर रहे हैं कि ऐसी अगर ऐसा हो जाए। जी, इसमें मैंने कौन से मुसलमान से प्रेम, कौन से हिंदू से नफरत, कौन से सिख से प्रेम, कौन से किसी और से प्रेम, क्या बात की? मैंने देश की जनता के लिए, और जो जेब कट रही है, प्राइवेट इतने बड़े बड़े स्कूल्स खड़े हो गए, उनसे जो जनता की जेब कट रही है, मैंने इस बात को ध्यान में रखकर कहा कि बहुत एजुकेशन हमारी नींव है, और नींव अगर पैसों के आधार पर होगी तो गरीब तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ऐसे ही मैंने हॉस्पिटल की मांग की कि सरकारी स्कूलों की हालत देखी ना, तभी मांग कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि सरकारी जो हॉस्पिटल हैं, तो ऊपर से लेकर जितने, मैंने कहा जो सरकारी सुविधा लेते हैं, जो सरकारी भत्ता लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, सरकारी पेंशन लेते हैं या सुरक्षा लेते हैं सरकारी, वो कोई आदमी, बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, सबके बच्चे पढ़ें, सरकारी नेता हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री, मैं खुद क्यों ना हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, डीएम हो, कमिश्नर हो, एसएसपी हो, एएसपी हो, सीओ, इंस्पेक्टर, किसी भी पोस्ट का आदमी हो, उनके बच्चों का बीमार होने पे, और पहले तो मैं प्रार्थना करता हूँ ना हो लोग बीमार, लेकिन अगर बीमार हो जाएं तो उनका और उनके परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। तब आप देखना कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। डॉक्टर मिलेगा, दवाइयाँ मिलेंगी, सारे टेस्ट भी होंगे, तो गरीब को भी आसान से इलाज मिल जाएगा। कोरोना काल से जूझने की हिम्मत नहीं आज भी हमारे देश में, ऑक्सीजन नहीं मिली देश में। तो मैं तो चीज़ों को समझता हूँ, मैंने मांग उठाई। मैं पुलिस के कर्मचारियों से जब वो गलती करते हैं उनसे लड़ता भी हूँ, सख्त भी होता हूँ, लेकिन मैंने पुलिस के लिए मांग उठाई कि उनकी 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, सप्ताह में उनको 1 दिन छुट्टी मिल जाए, वो भी इंसान अपने परिवार के बीच में पहुँचे। मैंने ये भी मांग उठाई उनकी वेतन विसंगतता दूर हो। मैंने ये भी, बॉर्डर स्कीम है उत्तर प्रदेश में, एक आदमी 500 किलोमीटर दूर परिवार से पड़ा, छुट्टी भी मिल जाएगी तो पूरे दिन में घर पहुंचेगा। तो मैं तो हर आदमी की तकलीफ को समझता हूँ, इसलिए मैंने पुलिस की मांग उठाई। जब मैंने पार्लियामेंट में उठाई तो सब केंद्र सरकार के लोग बोलेंगे स्टेट का इशू, स्टेट का इशू है, तो मैंने कोई बात नहीं, मैं उसको दूसरे तरीके से उठाऊंगा। तो मैंने सड़कों पर उठाई, मैंने मीटिंगों में उठाई, मैंने जो है न्यूज़ चैनल्स पे उठाई, मैंने इसको विषय बनाया कि लोग इसको समझे। पुलिस के कर्मचारियों की जब हम रैली करते हैं या हम लोग रोड शो करते हैं तो मैं देखता हूँ, हम पे तो शायद कोई पंखा कर देता, उन पे नहीं करता कोई। उनको पसीना चू रहा है, उनकी वर्दी हमसे मोटी होती है, तो पसीने में तरबदर हो रहे हैं, कपड़ों से पसीना, जब अंदर कपड़े पहने, जूते पहने, सब बिल्कुल पसीने पसीने हो, लेकिन ड्यूटी करते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। हमने आमतौर पर भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में नेताओं को देखा नहीं कि पुलिस वाले जिन्होंने आपको सहारनपुर के मामले में लेकर जेल तक गई, बंद किया, हाथरस के मामले में, सीए के प्रोटेस्ट के मामले में राजधानी दिल्ली में जो आपको इजाज़त नहीं मिली, या फिर कई सारे ऐसे मुद्दे हुए, उन्हीं पुलिस वालों के हक के लिए, उनकी सुविधा के लिए आपने इस स्तर पर आवाज़ उठाई। ये तो, और उससे आगे बताता हूँ, उन्हीं पुलिस वालों ने मेरे लोगों को करंट लगाया, उन्हीं पुलिस वालों ने बेल्टों से मेरे लोगों की खाल खींची, उन्हीं पुलिस वालों ने मेरे पैरों के नाखून खींच लिए,
उन्हीं पुलिस वालों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप कर दिया, उन्हीं पुलिस वालों ने मेरे दांत तोड़ दिए, उन्हीं पुलिस वालों ने मुझे झूठा निर्दोष होते हुए आरोप लगा के झूठा जेल भेज दिया। दिल्ली के पुलिस के कर्मियों ने बहुत सारा नुकसान मुझे पहुंचाया, मेरे लोगों को पहुंचाया, लेकिन मैं तब भी अपनी ड्यूटी कर रहा था, तब मैं संघर्ष कर रहा था अपने लोगों के हितों अधिकारों के लिए, सम्मान के लिए, और अब भी मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरी जिम्मेदारी बनती है कि देश में अगर कहीं भी, जैसे हमने भोजन माताओं के लिए आवाज़ उठाई कि उनका वेतन वृद्धि हो, आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए, आशा जो बहनें उनके लिए, जो सहायिका उनके लिए, ग्राम सेवक है, प्रधान सेवक, जो भी पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवान, इनके वेतन वृद्धि की कम से कम 20,000 रुपये इनका वेतन होना चाहिए, मिनिमम वेतन 700 रुपये, और मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 700 रुपये होना चाहिए। अपने मांग उठाई, तो ऐसे पुलिस की मांग उठाई, तो हम ये यहाँ भी मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। मैं उनसे लड़ता हूँ, जहाँ वो गलत होते हैं उनसे लड़ता हूँ। जैसे मैं रुड़की में लड़ रहा हूँ कि वहाँ पुलिस वालों ने, जो मुझे परिवार ने बताया, एक नौजवान को तड़पा के मार दिया, तालाब में फेंक के, उसका मारपीट करके उसको मार दिया, उसका नाम है वसीम। तो वहाँ मैं पुलिस वालों के खिलाफ लड़ भी रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता सारे गलत होते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा सारे सही होते हैं। तो मेरा काम है, अगर कोई गलती करेगा तो उससे लड़ूंगा, जोर शोर से उसका विरोध करूंगा। लापरवाही करेगा ड्यूटी के प्रति, जैसे रैली में की, तो उनसे लड़ूंगा। लेकिन बुनियादी रूप से जब एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी कोई समस्या मेरे सामने आएगी तो उसके लिए जोर शोर से आवाज़ भी उठाऊंगा। ये मेरा नैतिक धर्म है। यही है आपकी सोच, तो विरोधियों को और सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को पसंद नहीं आती। आपके खिलाफ तो एनएसए तक लगा दिया था। क्या फ़र्क पड़ता है, जब कोई गरीब अपने हक की आवाज़ उठाने आता है, अगर वो वंचित वर्गों में दलित जातियों से हो तो उस पर नक्सली का टैग लगता है, मुस्लिम हो तो आतंकवादी का टैग लगता है, सिख हो तो खालिस्तानी का टैग लगता है, और किसी मजहब का हो, आदिवासी हो, तो पता नहीं क्या क्या नाम उसको देके जिस तरह से उसके साथ सरकारें अत्याचार करती हैं, उससे सरकारें भूल जाती हैं कि कुछ लोग मेरे जैसी मिट्टी के भी होते हैं। भारत की मिट्टी क्रांतिकारियों की मिट्टी। इस देश ने शहीद आजम सरदार भगत सिंह भी दिए, इस देश ने पंडित चंद्रशेखर आज़ाद भी दिए, इस देश ने वीर अब्दुल हमीद भी दिए। ये देश की मिट्टी को समझना पड़ेगा। ये गुरु गोविंद सिंह जी की मिट्टी है, ये गुरु नानक देव जी की मिट्टी है, ये संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की मिट्टी है, ये भगवान वाल्मीकि, संत कबीर जी की मिट्टी है। आपको समझना पड़ेगा इस मिट्टी में क्या है। इसमें त्याग भी है, इसमें तपस्या भी है, इसमें संघर्ष भी है, इसमें समर्पण भी है, इसमें जो है अन्याय अत्याचार सहने की शक्ति भी है, धैर्य भी है, शौर्य भी है। ये मेरे भारत की मिट्टी है, ये मेरे भारत का गौरव है कि यहाँ सब तरह की नस्लें और सब तरह की फसलें पैदा होती हैं। लेकिन ये आपके ऊपर होता है। कभी कभी लड़ाई आपको खुद से भी लड़नी पड़ती है। क्या आप इस लड़ाई को लड़ पाएंगे या हार जाएंगे? तो मेरे जैसे लोग जो अपने लिए नहीं जीते, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, देश के लिए जीते। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंतिम भारतीय। तो हम भारतीय होने का फर्ज भी कभी कभी अदा करना पड़ता है कि अगर अपने देश को के लोगों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए, देश के लोगों को जगाने के लिए अगर कुर्बानियां देनी पड़ती, बलिदान देना पड़ता, तो दिए गए हैं। शहीद आजम भगत सिंह हमारे पास उदाहरण है उसका। जी, क्या अभी जो लोग नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, दावे करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, 2014 के बाद उन लोगों ने माहौल को बदल दिया, भेदभाव तोड़ो जोड़ो और राजनीतिक फायदा उठाओ। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। देखिए, 14 के बाद माहौल बदला है खुले तौर पर। मैं फिर आपसे कहूँगा, बीजेपी हमेशा से यही पॉलिटिक्स करती आई। अगर आप सत्ता में हैं तो अब तो और उसके बावजूद भी उसी पॉलिटिक्स पे है, क्योंकि वो जानते हैं जब तक बटेगा नहीं वोट तब तक वो सत्ता में नहीं, क्योंकि वो धर्म के आधार पर राजनीति करती है। हर पार्टी में अपनी पॉलिसी, जैसे हम बहुजन आइडियोलॉजी पर राजनीति करते हैं, बीजेपी हिंदुत्व पर राजनीति करती है, और पार्टियां को सेकुलर एजेंडे पर राजनीति करती है। तो हम वो उनको पता है कि अगर इस तरह से सेंटिमेंट नहीं खड़े होंगे जोड़ तोड़ के, तो वो लोग राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते हैं। और हम लोग ये जानते हैं जब तक भाईचारा नहीं बनेगा तब तक हम तक राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते। तो हम भाईचारा बनाने का काम कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी के एजेंडे को लागू करने के लिए, वो अपनी पार्टी के एजेंडे को लागू करने के लिए अपनी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। अगर आपको क्या लगता है बीजेपी सत्ता में ना होती तो क्या करती? बीजेपी के लोगों ने भी संघर्ष किया है, लेकिन उन्होंने अब जब उनको सत्ता मिली तो वो अपने आप को तानाशाह समझ लेंगे। उनको लगता है कि सत्ता उनसे कभी जाएगी नहीं। मैं उनको बस ये कहना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उनकी सरकार को भी, ये जनता तय करती है कि सरकार में कौन रहेगा। आपसे तो लगभग इस बार सत्ता छीन ली थी जनता ने। अगर नीतीश 2n स्क्वायर आपके साथ नहीं होता, बिहार वाले नहीं होते, आंध्रा वाले नहीं होते, तो शायद आप प्राइम मिनिस्टर नहीं होते।
ये जनता का एक संदेश था। मैं बीच में रोकना चाहूँगा, यूपी ने एक बहुत कुछ खेल किया इस बार। अगर उस अलायंस में आप होते उत्तर प्रदेश में तो ये खेल और बड़ा होता। अब ये तो आप उनसे पूछो जिन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ में हमें दूर रखा उस मूवमेंट से। मगर आपको तो लगता है कि शायद हम फिर भी अपना काम किए। बिल्कुल, हम अगर नहीं लड़े तो ये भी विपक्ष की एक मदद थी। तो मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं कि N² पे सरकार टिकी है। अगर आप महसूस कीजिए कल ये N² हट जाए तो भाजपा बहुमत में नहीं है उत्तर प्रदेश, हट सकती देश है, के अंदर हट सकते हैं। अब ये तो वो बेहतर जानते होंगे, मैं उन लोगों से मेरी बहुत बातचीत नहीं। लेकिन शुरुआती दौर में जब ये इंडिया अलायंस बनने की बात आई तो सबसे पहले हम ही लोग थे जिन्होंने नीतीश जी से कहा था कि वो सत्ता को छोड़ के जो है और वो इस तरफ मूवमेंट करें और देश को जो एक नए जो है रास्ता दिखाएं। लेकिन बाद में वो लोग अपनी अपनी जगह पर स्टेबल हो गए, बने आए, छोड़ के चले गए। तो मैं उन पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ अगर ऐसा होता तो परिणाम शायद कुछ अलग होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया उनको भी सोचना चाहिए कि सिर्फ आप अपने अपने बारे में सोचोगे और दूसरों को इग्नोर करोगे तो इससे बात आगे नहीं बढ़ी। अब तो आज़ाद समाज पार्टी ने कमर कस ली है। अब यूपी में होने वाले उपचुनाव हम लोग अपने बलबूते लड़ेंगे, साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव हैं वो भी हम लोग अपने बलबूते लड़ेंगे। हमारी पार्टी वहाँ मेहनत कर रही है। फिर जब भविष्य में दिल्ली और राजस्थान के चुनाव आएंगे, दिल्ली और बिहार के, वो भी हम लोग अपने बलबूते लड़ेंगे। आज़ाद समाज पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम लगातार उनकी समस्याओं के लिए लड़ाई संघर्ष करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे और जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम उनको पॉलिसी के आधार पर उनके जीवन में बदलाव करके देंगे। ठीक है, मैं इस पर आऊँगा कि आपने बिहार में भी चुनाव लड़ा, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली के चुनाव को लेकर मैं बात करूँगा। लेकिन दलित और पिछड़ों को लेकर के एक अलग तरह का नैरेटिव सेट किया गया बार बार और कहीं ना कहीं सभी ने राजनीति करने की कोशिश की है। क्या बीजेपी दलित पिछड़ा विरोधी पार्टी है, आपको लगता है? देखिए, बीजेपी दलित पिछड़ों को पद देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो उनको मुख्यमंत्री बनाती है, वो उनको राज्यपाल बनाती है, वो उनको आदिवासियों को राष्ट्रपति बनाती है, दलितों को राष्ट्रपति, लेकिन वो पावर नहीं देते। और विदाउट पावर आप अपने लोगों का कोई भला नहीं कर सकते। ये बात मैं पहले इंटरव्यू की पहली लाइन से कह रहा हूँ। वो मुखौटे बनाती हैं लेकिन असल जो है पावर जिससे वो बदलाव कर सकते हैं वो उनको नहीं देती। इसलिए मुझे बीजेपी पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। मैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रति आश्वस्त हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उन सब की, युवाओं की मजबूत पार्टी है। और एक विकल्प के रूप में आने वाले कल में आज़ाद समाज पार्टी पहले प्रदेश में और फिर देश में दिखाई देगी। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में आपका जो कद इतना बड़ा हुआ है, अब नगीना सिंह से सांसद बनने के बाद में, मुसलमानों का समर्थन भरपूर मिलने के बाद में, समाजवादी पार्टी की एक सांसद है इकरा हसन, उनकी भी काफ़ी पॉपुलैरिटी हो रही है। आप एक युवाओं की पूरी फौज तैयार हो रही है। 37 साल, आप, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 37 साल आपकी एज है अभी। तो ये जो पूरी युवा ब्रिगेड तैयार हो रही है, किस तौर पर आने वाले वक्त के लिए एक शुभ संकेत है? देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, लोकतंत्र में रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेता। जनता जिसको वोट देती है, ताकत देती है, आशीर्वाद देती है, वो आगे बढ़ता है। और मैं राजा बनने की नहीं, जनता की सेवा करने की लड़ाई को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि नौजवान परिवर्तन के मुख्य सचेतक होते हैं, मुख्य अग्रदूत होते हैं। तो नौजवान को हम लोग तैयार कर रहे हैं और पुराने सीनियर लोगों का अनुभव हमारे साथ है। ये अनुभव और नौजवानी का जो जुनून है, ये मिश्रण जो है, ये देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा और आने वाले कल में बहुत बड़ी बड़ी सत्ताओं के नाकों को चने चगवाने काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास। जी, हरियाणा में आपकी पार्टी अलायंस में है, नतीजा कैसे देख रहे हैं आप? उम्मीद? मैं भविष्यवाणियाँ नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई साधु बाबा हूँ, ना ही मैं कोई धर्म गुरु हूँ कि मैं भविष्यवाणी करूँ। मैं संघर्ष करता हूँ, बाकी जनता को आशीर्वाद देना है। मुझे विश्वास है कि आज़ाद समाज पार्टी का जो प्रतिनिधित्व है, वो रिप्रेजेंटेशन विधानसभा हरियाणा में भी होगा। इस बार आप हरियाणा में भी मेरे जैसे मजबूत नौजवान साथियों को अपनी आवाज़ को रखते हुए देखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हरियाणा विधानसभा में आपकी पार्टी चुनावी मैदान में है, जैसा कि आप बता रहे हैं।
आतिशी पे मैं पूछ रहा था कि आतिशी आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, कैसे आप इसको देखते हैं और आगे चुनाव में दिल्ली विधानसभा में आपकी पार्टी आएगी? जनता ने उनको मैंडेट दिया है और उनकी पार्टी ने वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। मैं उनको बधाई देता हूँ और मैं उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। संघर्षशील एक व्यक्तित्व है, मुझे उम्मीद है उनके नेतृत्व में। और क्योंकि वो एक महिला भी हैं तो वो महिलाओं के दर्द को, दिल्ली में जो महिलाओं के साथ बड़ी घटनाएं हुई उस सुरक्षा के मामले को भी समझेंगी और जो दिल्ली की जनता की भावना उनको भी समझेंगे, ऐसा मुझे उनके ऊपर भरोसा है। ठीक है, आखिर में हम एक रैपिड फायर के तौर पर कर लेते हैं। एक एक मैं नाम लूँगा, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप जो थॉट पहला आए मन में। तो रैपिड राउंड में सबसे पहला सवाल, मायावती नाम आकर के क्या जहन में आता है? मायावती हमारी सीनियर नेता है, हमेशा रहेंगे जी। आकाश आनंद? मेरे छोटे भाई। नरेंद्र मोदी? देश के प्रधानमंत्री, जनता ने उनको मौका दिया। नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री? हाँ, कुछ अच्छे काम भी हैं लेकिन कुछ बहुत बुरे काम हैं और उम्मीद करूंगा कि वो प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसको बना के रखें। योगी आदित्यनाथ? हमारे सूबे के मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल फेल हैं, बातें अच्छी करते हैं, लोगों में जोश भाव पैदा करके वोट लेने का प्रयास करते हैं, धरातल पे सच्चाई से बहुत दूर हैं। धरातल पे उत्तर प्रदेश में महिलाओं का और कमज़ोर वर्गों पे बहुत जुल्म हो रहे हैं और शायद उनको इस बात की जानकारी है। अखिलेश यादव? अच्छे साथी, मेरे साथ पार्लियामेंट में हैं, सीनियर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए मंगल कामना है। राहुल गांधी? राहुल गांधी जी मेरे साथ पार्लियामेंट में हैं, अब LOP भी हैं और काफ़ी तेज़ी से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपका पसंदीदा भोजन और फिल्म? मैं तोरी खाता हूँ, मुझे बड़ी पसंद है तोरी। और फिल्म जो है मैं बहुत कम देखता हूँ, जो फिल्में देखता हूँ वो हिस्ट्री से जुड़ी हुई होती है, तो किसी एक को पसंदीदा कहना ठीक नहीं। एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? मैं गाने सुन लेता हूँ और अपने पुराने साथियों से बात कर लेता हूँ, उनके साथ बैठ जाता हूँ।